Hello everyone, I am so happy to welcome all of you again in this new video. This video based on topic equivalent weight, which is also known as gram equivalent, taken from the topic from class 11th chemistry. So begins the challenge and stay with me. Thank you. So first we discuss equivalent weight. There are so many definitions are given for the equivalent weight, and one of the most important definition of the equivalent weight is it is mass of any material in gram which is combined or displaced by 8 gram of oxygen, 1 gram of hydrogen, 35.5 gram of chlorine or 7 gram of nitrogen. There are so many elements found in nature. Their atoms combine together to form a molecule, and in any molecule the equivalent weight of any atom is the gram of that element which is bind with oxygen, hydrogen or chlorine with given amount in gram. Like if any element bind with 8 gram of oxygen, then its amount in gram which is combined with oxygen is called its equivalent weight. The second definition is it is mass of any material which is react with 1 mole of proton or 1 mole of electron. मीन्स 1 मोल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट जितना भी ग्राम में किसी भी मटेरियल का अमाउंट रिएक्ट करेगा उसी को हम ग्राम इक्विवेलेंट कह देते हैं। अभी इन सबको हम रिलेट करेंगे एग्जांपल के थ्रू। इसका तीसरा जो डेफिनेशन है वो है कि अगर किसी भी मटेरियल के 1 मोल की हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड या एनोड पे कितने अमाउंट में वो जनरेट होता है इन ग्राम, उसी को हम इक्विवेलेंट वेट कह देते हैं। ठीक है। और जब हम इक्विवेलेंट वेट को डिस्कस करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स है जिनको याद रखना है। जैसे इक्विवेलेंट वेट को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट कुछ दूसरा नहीं है, वो इक्विवेलेंट वेट ही है, बट इट इज़ represented in gram, that's why it is also called as gram equivalent। तो जब आप ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हो तो वहाँ पे साथ में फिर कोई यूनिट आप नहीं लगाते। मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि हम उसमें केवल नंबर लिखते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ग्राम इक्विवेलेंट लाइक दिस। बट इफ़ यू राइट इक्विवेलेंट वेट then you write gram along with the value, like 49 gram is the equivalent weight of H2SO4। ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। किसी भी दो मटेरियल को अगर एक साथ लिंक करना है तो अगर हमारे पास डेटा बहुत थोड़ा सा होगा तो हम उसको लिंक कभी नहीं कर पाते। जैसे 2 एप्पल्स कितने ऑरेंज के बराबर होगा अगर आपको डिस्कस करना हो तो आप बता नहीं सकते। सेम ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई 2 एलिमेंट अगर बाइंड होंगे तो उसमें किसी एक एलिमेंट के बेस पे आप दूसरे का जो रिलेशन है वो बता नहीं पाओगे। उसके लिए आपको अलग अलग कुछ रिलेशंस पता होने ज़रूरी होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको 2 एप्पल्स कितने ऑरेंज के बराबर होगा कंपेयर करना होगा तो हम कुछ और क्वांटिटी यूज करेंगे। जैसे अगर 1 एप्पल 2 बनाना के बराबर हो और 2 ऑरेंज 2 बनाना के बराबर हो तो यहाँ से जब इन दोनों को आप इक्वेट करोगे देन यू गेट 1 एप्पल इक्वल टू 2 ऑरेंज। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, को रिलेट किया हुआ है। तो अगर 1 एप्पल 2 ऑरेंज के बराबर होगा तो ऊपर जो प्रॉब्लम पूछा गया था उसके हिसाब से 2 एप्पल इक्वल टू आ जाएगा 4 ऑरेंज। मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर हम 4 ग्राम ऑरेंज को यूज करेंगे तो वहाँ पे 2 ग्राम एप्पल्स उसके साथ कंबाइन होगा। मीन्स एप्पल का इक्विवेलेंट वेट होगा 2 ग्राम और ऑरेंज का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 4 ग्राम।
इन दिस कंपाउंड। और किसी भी कंपाउंड में जो इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट का आता है वो फिक्स नहीं है, वो दूसरे कंपाउंड में वेरी भी कर जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट के एटम के साथ वो बाइंड हो रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लें तो यहाँ पे HCl और KCl में Cl का अमाउंट 35.5 ग्राम फिक्स है। इसलिए अगर H और K आपस में कंबाइन होंगे तो 1 ग्राम ऑफ H बाइंड विद 39 ग्राम ऑफ K। इसका मतलब जो K का इक्विवेलेंट वेट आपको दिखेगा वो 39 ग्राम होगा, क्योंकि डेफिनेशन हमारा यही कहता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना ग्राम में किसी मटेरियल का अमाउंट बाइंड होगा वही इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो जो केमिस्ट्री है उसमें क्या है कि जो डेफिनेशन आपने दिया कि हम इक्विवेलेंट वेट बताते हैं कि कौन किसके साथ कितने अमाउंट में बाइंड है, तो हमारे पास रिएक्शंस तो बस इतने ही हैं नहीं कि हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन के बेस पे इक्विवेलेंट को डिफ़ाइन करें, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास अनलिमिटेड है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ और वे अलग से यूज करते हैं इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का। तो उसी वे में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में जो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है वो मॉलिक्यूलर मास को यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे यूज होगा अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर एक वैल्यू होता है जिससे जब हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देते हैं तो हमको इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। इसी n फैक्टर को हम वैलेंस फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। n फैक्टर अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग वे में कैलकुलेट किया जाता है। तो कैसे कंपाउंड्स के लिए n फैक्टर कैसे आप कैलकुलेट करोगे अब हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट अगर आपको किसी भी एटम का कैलकुलेट करना है तो आपको उसकी वैलेंसी देखनी पड़ेगी क्या है, और एटॉमिक मास उसका जो भी होगा उसको जब आप डिवाइड कर दोगे वैलेंसी से तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 और इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो जब हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का आपको 8 यूज करना होगा। सेम ऐसे ही अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट का डिस्कस करें तो उसका भी आप वैलेंसी के बेस पे आंसर दे सकते हो। जैसे अगर हम सोडियम ले लें तो सोडियम का 23 एटॉमिक मास और इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 23 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 23 मिलेगा। सेम ऐसे अगर किसी आयन का आपको निकालना होगा तो आप उस आयन का चार्ज देखोगे कितना होता है और उस चार्ज से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो हम कैल्शियम 2+ की बात करें तो कैल्शियम 40 होता है और उसको 2 चार्ज है पॉजिटिव, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा। इसलिए इक्विवेलेंट वेट उस आयन का हो जाएगा 20 ग्राम। सेम ऐसे अगर किसी एसिड का आपको इक्विवेलेंट वेट बताना पड़ेगा तो उसके लिए आपको निकालनी होती है बेसिसिटी ऑफ द एसिड। मीन्स बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज़ द n फैक्टर ऑफ एसिड एंड बेसिसिटी ऑफ एनी एसिड इज़ टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इनटू द एसिड। HCl में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है, इसलिए आप n फैक्टर 1 यूज करोगे। H2SO4 में 2 यूज करोगे और H3PO4 में 3 हम यूज कर लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर इक्विवेलेंट वेट आपको बेस का बताना होगा तो आपको मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना पड़ेगा एसिडिटी ऑफ द बेस, और एंड एसिडिटी ऑफ एनी बेस इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन जितने होंगे रिप्लेसेबल उसी की वैल्यू को हम n फैक्टर बोलेंगे। जैसे NaOH में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन 1 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3। इस तरीके से किसी सॉल्ट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है तो हम फार्मूला मास को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेटेड ड्यूरिंग द आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। तो जब हम सॉल्ट को डिसोसिएट करेंगे तो उसमें कितना वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा उसी की वैल्यू को हम ले लेंगे
और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसी सॉल्ट के अंदर सेम होता है, इसलिए इसमें कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर कोई आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो इन रिडॉक्स रिएक्शन the equivalent weight is calculated by n factor and n factor is total number of electron which is gained or lost during the reaction। तो ये तो हो गया n फैक्टर को कैलकुलेट करने का तरीका। अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, अब उसको देख लीजिए, फिर अपना कैलकुलेशन आप आगे प्रोसीड करते रहोगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का 40 ग्राम है तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ठीक है, तो कैल्शियम का आपको पता है कि वैलेंसी 2 होता है या इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे वैलेंसी 2 की वजह से हम लिख देंगे n फैक्टर 2 और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज़ 20 ग्राम। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 और NaCl का अगर आपसे पूछ ले मीनिंग क्या है, मीन्स कितने ग्राम के ये बराबर होगा, तो अगर हम H2SO4 को ले लें तो ये एसिड है, इसलिए इसकी बेसिसिटी आ जाएगी 2, बेसिसिटी 2 होगी तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। देन द मॉलिक्यूलर मास इज डिवाइडेड बाय 2 एंड यू गेट 49 ग्राम, मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 मीन्स 49 ग्राम। सेम ऐसे अगर हम NaCl की बात करें तो ये सॉल्ट डिसोसिएट होगा तो एक कैटायन और एक एनायन जनरेट करेगा, मीन्स यहाँ पे जो आपको चार्ज दिख रहा है कैटायन के ऊपर वो 1 है, इसलिए आप n फैक्टर को 1 यूज करोगे। और जब हम यहाँ पे इसके एटॉमिक मास को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और डिवाइड करेंगे 1 से तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 58.5 ग्राम। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3, इक्विवेलेंट वेट आपको हाइड्राइड का बताना है अगर ऑक्साइड का 20 ग्राम दे रखा है तो। ठीक है, तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो इक्विवेलेंट वेट जिस मेटल का हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो E है। तो अगर ये ऑक्साइड बना रहा है जिसमें 20 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट है, तो ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो उसमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट यूज होगा और दोनों मिल के 20 के बराबर होंगे, तो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल मिल जाएगा 12 ग्राम। जब इसके हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट आप लिखोगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल प्लस हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट लिखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा मिला के 13 ग्राम। यहाँ पे हम वैलेंसी को यूज नहीं करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के फार्मूला में वो कितना नंबर में प्रेजेंट है, यहाँ पे केवल क्या करना होता है, आपको इक्विवेलेंट वेट को ऐड करना होता है, वहाँ पे उसके नंबर से कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए नंबर पे नहीं जाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में 5 ग्राम मेटल ऑक्सीडेशन के बाद 0.7 ग्राम ऑक्साइड देता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल क्या होगा। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं तो उसको सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका है, यानी 2 यहाँ पे कंपोनेंट होंगे जिनका आपको ग्राम पता रहेगा, तो उसके इक्विवेलेंट और गिवन अमाउंट का एक रिलेशन है। जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, इक्विवेलेंट वेट पहले कंपोनेंट का, इक्विवेलेंट वेट दूसरे कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वो उनके गिवन मास के रेशियो में ही होता है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आपका मेटल है जिसका ग्राम दिया गया है और दूसरा कंपोनेंट मेटल का ऑक्साइड है जिसका भी ग्राम दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे मेटल का इक्विवेलेंट वेट E मान लें तो ऊपर लिखोगे फर्स्ट कंपोनेंट का इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑक्साइड का, जिसमें आ जाएगा E प्लस O का, ये मीन्स ऑक्सीजन का 8 ग्राम, और इक्वल टू हो जाएगा इधर इनका ग्राम दिया गया है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमको E की वैल्यू मिल जाएगी 20 ग्राम, मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल यहाँ पे 20 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, X ग्राम एलिमेंट है और Y ग्राम ये ऑक्साइड बनाता है, तो इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का क्या होगा। ये प्रॉब्लम ठीक ऊपर जैसा ही है, तो प्रॉब्लम का आंसर आपको देना है। इसके 4 ऑप्शंस हमने दे रखे हैं यहाँ पे, इसको आप यूज करके सॉल्व करोगे। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके लिए मैंने छोड़ रखे हैं उनका आंसर हमने लास्ट में दिया हुआ है, तो लास्ट में आप आंसर को चेक कर सकते हो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे ऑक्साइड दिया हुआ है किसी मेटल का
और कह रहा है कि एन ऑक्साइड ऑफ मेटल जिसमें 20% ऑक्सीजन है, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्या है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इक्विवेलेंट वेट पहले मेटल का हमने ई एज्यूम किया, उसके बाद अमाउंट मेटल का अगर हम 100 मान लें तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा वो 20 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100 का हमको 20% करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ऊपर वाला फार्मूला लगा लेंगे, तो E डिवाइडेड बाई E प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा एलिमेंट का मास जो कि 100 होगा, और नीचे उसके ऑक्साइड का जो कि 120 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। कार्बोनेट ऑफ द मेटल कंटेन 50% ऑफ मेटल, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्या होगा। जब कार्बोनेट आप यूज करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा CO3 पे 1 माइनस, मीन्स CO3 का मॉलिकुलर मास निकाल के डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, जिसको आप ऊपर जहाँ ऑक्सीजन हमने यूज किया था उसकी जगह पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसके भी मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर भी आप लास्ट में चेक कर लोगे। चलिए हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम नंबर 8 है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन के बेस पे इक्विवेलेंट वेट आपको कॉपर प्लस का बताना है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें कोई सेम एलिमेंट दो अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड होता है और वहाँ पे उसका चार्ज अलग अलग आता है, मीन्स एक कंपोनेंट में चार्ज बढ़ता हुआ और एक कंपोनेंट में चार्ज उसका डिक्रीज़ होता हुआ आपको दिख रहा होगा। और ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड हैं, जिसमें जो मेथड नंबर 1 है उसमें हम क्या करेंगे, इस रिडॉक्स रिएक्शन के दोनों रिएक्शंस को हम सेपरेट यूज करते हैं और इक्विवेलेंट वेट निकाल के और उसको हम ऐड कर देते हैं। और दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का और वहाँ से उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम मेथड 1 पे चलते हैं। यहाँ पे हमने पहला रिएक्शन लिखा जिसमें कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या है कि आप मोल ऑफ द एजेंट लिखते हो जिसका आपको बताना होता है इक्विवेलेंट, और उसका फिर मोलर मास आप लिखते हो मल्टीप्लाई में और डिवाइड कर देते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं उस रिएक्शन में। तो ये फार्मूला आप याद रखोगे, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मॉलिकुलर मास के बेस पे हमको आंसर नहीं देना है, क्योंकि ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए थे उसमें वो m के फॉर्म में आंसर देना था, इसलिए हम यहाँ पे मोलर मास जो कॉपर का m कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे जो मोल्स यूज हो रहा है कॉपर प्लस का वो 1 है, इसलिए वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इंटू m, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 1 इन्वॉल्व हुआ है इसलिए डिवाइडेड बाय भी 1 करेंगे तो ये आ जाएगा m ग्राम। सेम ऐसे E2 कैलकुलेट करेंगे जिसमें कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट केवल 1 मोल है। तो इसको भी जब सॉल्व कर देंगे तो E2 आपको मिल जाएगा m ग्राम, और E निकालने के लिए दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमको 2m। अब सेम यही आंसर आप निकाल सकते हो दूसरे मेथड से। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, पहले रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस। तो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जब फार्मूला को यूज करेंगे तो जो मोल्स आपको एजेंट का दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, इसलिए हम यूज करेंगे 2। मोलर मास हमने m माना हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काउंट वही होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल किए हैं रिएक्शन में जब आपने रिएक्शन को बैलेंस किया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 2m। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस। ये रिएक्शन सेम ऊपर जैसे प्रॉब्लम था उसी के बेस पे दिया गया है, और इसको भी आप ऊपर के 2 मेथड में से किसी भी मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तब इसका सॉल्व कर लेना, आंसर इसका लास्ट में दिया गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ IO4 माइनस व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू I2 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इस रिएक्शंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो जैसे ऊपर आपने सॉल्व किया था। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसमें एक सिंगल रिएक्शन होगा
तो सिंगल रिएक्शंस के लिए जैसे आपने E1 और E2 अलग अलग कैलकुलेट किया था, उसी बेस पे कैलकुलेशन इसका हो जाएगा। तो इसका भी आप कैलकुलेशन करके और आंसर को चेक कर सकते हो। तो जो पीछे के प्रॉब्लम्स थे उनका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, आप इस आंसर को मैच कर लोगे। तो चलिए, इतना था इक्विवेलेंट वेट के बारे में, इसको आप पढ़ो। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई न्यूमेरिकल्स आपके पास है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कशन कर सकते हो। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।